सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जो इंस्टेंटली आपकी जो ट्रेडिंग है उसे इम्प्रूव कर सकती है, प्लस आपके जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज़ करके लॉसेस को मिनिमाइज़ कर देगी। नाउ रूल थोड़े से सिंपल हैं एंड बेसिक हैं, पर मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडर्स कई बार क्या करते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट तो बना लेते हैं लेकिन बाद में दोबारा या तो वो वापस चला जाता है या फिर उन्हें पता होता है कि मार्केट ने लेट से यही करना है, लाइक एक मूवमेंट है जो ऊपर की साइड जा रही है वो वही करना है, वो करती भी है तो मान लीजिए, लेकिन उनने पोजीशन बनाई है। तो कई बार क्या होता है कि या तो मार्केट उन्हें फेक के बाहर जाता है, फेक के उसके जो टारगेट्स हैं आपके वो हो जाते हैं, या फिर कई बार आपने नोट भी करा होगा कि जो कंडीशंस हैं, आपने ट्रेड सेटअप्स ली, आपने ट्रेड सेटअप्स लेने के बाद जहाँ पर आपका एनालिसिस था कि ये मूवमेंट इस तरह से आ सकती है, फॉर एग्जांपल चलो ये रेजिस्टेंस आपने यहाँ से फॉल का एंटिसिपेशन करा है, तो यहाँ से तो आपने ट्रेड सेटअप मिस कर दिया फॉर सम रीज़न। ना दूसरी जगह कहीं पर और दोबारा एनालिसिस, क्योंकि ये मिस कर दिया तो फोमो क्रिएट हो गया, साइकोलॉजी क्रिएट हो गया, यार ट्रेड छूट गई, यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता था। तो अगली ट्रेड देखोगे, अगली ट्रेड जहाँ देखोगे तो वहाँ पे माइनस एसएल चला जाता है। तो उसका कंडीशन करना क्या है, चलो सो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली बात कि अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो या किसी इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड कर, कुछ भी बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे के कुछ सटीक रूल हैं। वो ये हैं कि आई मीन इंट्राडे तो नहीं पर ये सभी के लिए रूल है कि बिग लॉस को आपको नो करना पड़ेगा। बिग लॉस का क्या मतलब है कि बड़ा लॉस कभी ना हो जाए, जितना मतलब आपको अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट में रुक सकते हो। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल टॉप पे सेल कर दो, बॉटम पे बाई कर लो, या बॉटम पे बाई कर लो टॉप पर सेल कर दो। ना ना, आप अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि जब जब आपने इस तरह के मूवमेंट को सेल करा है तो आपने एग्जिट कहाँ किया है, या फिर जब जब आपने इस तरह की मूवमेंट पकड़ी है तो आपने एग्जिट कहाँ किया है, राइट। क्या आपने ज़्यादा लाइक प्लान किया है या फिर कम प्लान किया, राइट। तो वो जो भी आपका परसेंटेज वहाँ पे दिखे आपको कि यार मैंने मैक्सिमम इतने पॉइंट्स यहाँ पर स्ट्रेट सेटअप्स में लिए हैं, तो वो आपको एक रेफरेंस पता चल जाएगा। अब ये कुछ भी हो जाता है, तो एग्जांपल के लिए समझते हैं कि लेट्स से आप 2% अपनी कैपिटल का हर ट्रेड सेटअप में बुक कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, या तो आप डर के मारे बाहर हो जाते हैं ट्रेड से, उसके बाद भले ही वो 10% लाइक ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर, लेकिन आप 2% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये देखो आपको ये नंबर मिल गया, ये है आपका बिग लॉस। तो आपका जो क्या बोलते हैं बिग लॉस ऐसा नहीं होता कि जैसे कैपिटल का 5% 10%, ना ना, आपका जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी हो प्रॉफिट करने का वो कभी भी मैक्सिमम लॉस में नहीं आना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी आपको मिल गई, इसकी कम ही आप कमाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड में 1% कमाया, किसी में 1.5 कमाया, किसी में 0.8 कमाया, राइट। जो भी परसेंटेज आपने कमाया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका बिग लॉस ढूंढना पड़ेगा। लोग बाग क्या समझते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो 15,000 का बिग लॉस हो गया, हो ही नहीं सकता। अगर मान लो आपकी कैपेसिटी है, आप 30,000 50,000 कमा लेते हो एक ट्रेड सेटअप्स में, इस हिसाब से अपना प्लान करते हो, तो फिर 15,000 आपके लिए बिग लॉस कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। तो वो एक्चुअली वही बात है कि आप लाइक कैलकुलेशन कहीं और की कहीं और लगा रहे हैं, तो अपना बिग लॉस ढूंढो, राइट। तो अपना बिग लॉस कुछ भी हो सकता है। अब उसके हिसाब से मान लो आपका प्रॉफिट 3,000 रुपये ही है, 3,000 से ज़्यादा आप कमा ही नहीं पाते हो, कुछ भी कर लो, भले आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल है, लेकिन प्रॉफिट जब भी करने जाते हो 3,000 से ज़्यादा देखा ही नहीं कभी, तो देखा नहीं तो ये आपका बिग लॉस हो गया, राइट। तो बिग लॉस आपको कभी भी नहीं करना है, मैक्सिमम ट्रेड ध्यान रखो। यहाँ पे लाइक ट्रेडर समझने में गलती कर देते हैं। मैं उनसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ट्रेड में जितना कमाते हो, मैं बोल रहा हूँ आप मैक्सिमम अभी तक एक ट्रेड में कितना कमाया है, तो वो मैक्सिमम लॉस नहीं बनना चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, तो बिग लॉस ख़त्म हो गया। और दूसरा, इसके अपोजिट जो ट्रेडर यहाँ पे कई बार मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि चलो बिग लॉस ना हो, बिग लॉस ना हो, तो वो स्टॉप लॉस उनके छोटे हो जाते हैं कई बार। मतलब कि उन्हें पता है कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से बाउंस आएगा, तो वो बेचारे यहाँ पे बाई भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं यहाँ पर सपोर्ट देख लेते हैं, या फिर लेट्स से यहाँ पर सपोर्ट, या फिर ये डबल बॉटम बना तो इस तरह से कुछ सपोर्ट देख लिया, राइट। लेकिन वो देखते हैं कि विक निकलती है और फिर वो, राइट। तो क्या हो जाता है कि स्टॉप लॉस की जो प्लेसमेंट है ना, वो उनका टाइट हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें बिग लॉस तो नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ बाई करना है, अब अगर वो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हालांकि मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ रख देंगे तो वही बात है, या तो प्रॉफिट उन्हें कम मिलेगा या फिर वो लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और अभी मार्केट यहाँ चल रहा है,
तो हमसे इतनी सब्र तो होती नहीं कि वो थोड़ा और नीचे जाए तो हम यहाँ बाई कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वेट करा था तो यहाँ से भाग गया था, राइट। तो वो कई बार क्या करते हैं, स्टॉप लॉस छोटे रखना स्टार्ट कर देते हैं और ये उनकी आदत बन जाती। तो होता क्या है कि लाइक मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। इसका सिंपल सा फिक्स या सिंपल सा सलूशन ये है कि आपने जो ट्रेड ली है उसका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है, वहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ट्रेड ली, मैं 10 पॉइंट की ट्रेड का स्टॉप लॉस लेता हूँ, 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस का ट्रेड लेता हूँ, ना ना। जो भी तुम ट्रेड लेते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आज की जो मूवमेंट बताता हूँ, इस मूव में 3 वेव हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद सेल सेटअप होता है, सेल सेटअप के बाद ये सीधा लो टैग करता है। जब ये लो टैग करता है तो ये जो वेव है या ये जो कंडीशन है, यहाँ पर इनवैलिडेशन पॉइंट कितना है, ये एक इनवैलिडेशन पॉइंट है इसका, कि अगर इस वेव ने इस लोस को टैग करना है तो इसके ऊपर नहीं जाना है। सेकंड, इसका इनवैलिडेशन पॉइंट ये है कि इसमें कभी भी किसी भी मुकाम पे 5 वेव नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ दिख रही हैं तो ये जो वेव है वो इस लोस के लिए क्वालिफाई नहीं करती है, और मेरा कोई भी सेल सेटअप अगर मान लो मैंने यहाँ लिया है तो उस हिसाब से उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होगा। अगर आप इनवैलिडेशन पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, आप जहाँ पे भी सेल करें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर आप ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे सेल सेटअप्स प्लान कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, राइट। तो ये सिनारियोज उस हिसाब से, तो ये इनवैलिडेशन पॉइंट है। तो इनवैलिडेशन पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस जाए तो वो कंडीशन एग्जिट्स मतलब मार्केट से ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा होने का। सपोज करो आपने ये ब्रेकआउट का सेटअप लिया, इस वेव में 3 वेव हैं, ये बाय द वे ट्राइंगुलर है यहाँ पे ABCDE। अगर आप वीडियो कोर्स देखोगे ना अपना तो उसमें ये पैटर्न पूरे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए हुए हैं ना। यहाँ पर जब ई वेव में 3 वेव होती हैं यहाँ पर, तो ये जो सिनारियोज हैं इसमें ये एक सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट का सेल सेटअप ट्रिगर होता है। अब सेल सेटअप जस्ट इनकेस एग्जांपल समझो, मार्केट ने नहीं जाना नीचे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर ना। सिनारियोज के हिसाब से ये ऊपर चला गया, अब वो कितने भी पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, 100 पॉइंट का, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मार्केट की इनवैलिडेशन पॉइंट के नीचे जब तक वो रहेगा या कंडीशन जब तक मार्केट में वैलिड रहेंगी तब तक वो उस रेंज में कुछ भी कर सकता है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि मान लो आप इस वेव के बाद 3 वेव है यहाँ पे, मोटिव है ये रहा, इसके बाद आप यहाँ पे बाई सेटअप बना रहे हो और इसका जो इनवैलिडेशन पॉइंट है इस मोटिव के हिसाब से यहाँ पर आता है। तो अगर आप ये वाला बाई सोच रहे हो, लाइक ये ABCDE का जो बाई सोच रहे हो, मतलब ये आई थिंक D वेव का जो बाई है वो अगर प्लान कर रहे हो तो उस केस में इसका इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं आपने यहाँ बाय रखा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा, वो लेकर जाएगा। तो स्टॉप लॉस रैंडम नहीं रखने हैं, स्टॉप लॉस अपने पैटर्न्स या स्ट्रक्चर या जो भी आप देख रहे हैं उसकी इनवैलिडेशन पॉइंट के हिसाब से रख रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। नहीं तो होगा क्या, और ये पता कैसे चलेगा आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 में से 6 से लेके 8 बार जो है वो आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, और इस 6 से लेके 8 बार में से 4 बार मार्केट वही कर रहा है। मतलब 50% जो भी आपके स्टॉप लॉस गए हैं उसमें से 50% मार्केट ने वही करा जो आप सोच रहे थे। मतलब सपोज करो एक एग्जांपल की, जैसे आपने ये सेल सेटअप प्लान किया है ना, अब सेल सेटअप प्लान करने के बाद आपने मान लीजिए स्टॉप यहाँ कहीं सेल किया, आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख दिया, टेक्निकली यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको एग्जिट किया और नीचे आ गया। तो ये मतलब हुआ वही जो आपने सोचा था, एंट्री भी आपकी सही थी, गलत नहीं थी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस टाइट था। क्यों टाइट था वो आप जाने, क्योंकि कई बार या तो आपकी ग्रीड हो सकती है, आप यहाँ रखोगे तो यार ये यहाँ पे चला भी जाएगा तो भी प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा, या फिर लेट्स से कि इतना लंबा स्टॉप लॉस कौन रखता है, राइट, इतना तो मेरा टारगेट नहीं है। जो रीज़न है वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिफर करता है, बट ये कंडीशंस होती हैं। तो इसका सिंपल सा फिक्स ये है, स्टॉप लॉस रैंडम रखना बंद करो। पहले चीज़ तो फिगर आउट करो, अगर आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं और मार्केट में वो हो ही नहीं रहा है जो आप सोच रहे हो, तो तब तो आपको एनालिसिस पे काम करना है, राइट। लेकिन अगर आप 4 बार 50% आपके स्टॉप लॉसेस आप देखो क्यों जा रहे हैं, अगर उसके बाद मार्केट वही कर रहा है जो आपने सोचा था तो डेफिनेटली फिर आपको स्टॉप लॉस पे काम करना है और उसे वहाँ पर प्लेस करना है जहाँ पर उसका इनवैलिडेशन पॉइंट हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड कोई ट्रेडिंग हो। आई थिंक ये रूल आप सारी सिनारियोज में लगा सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इंट्राडे में बता रहा हूँ। इसके बाद जो कंडीशंस मैंने देखी वो ये है कि या तो लोग बाग बहुत ही कम ट्रेड करते हैं, सिर्फ एक ही ट्रेड करके बैठ गए चुपचाप। मतलब कि मान लीजिए आज आपका गुड डे है, आपने मार्केट में एनालाइज किया, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया कि किसी भी इंट्राडे मार्केट में बहुत कम चांस होता है कि मार्केट सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मिनिमम 3 डायरेक्शन तो मिलते ही हैं, मतलब 3 वेव्स तो मिलती हैं, कई बार 4 मिल जाती है, 5 मिल जाती है, 7 मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोज, राइट।
अब आपने एक ट्रेड करी, आपको प्रॉफिट मिल गया, लेट्स से आपका टारगेट था 2% आज का, राइट। उस दिन आपने किसी भी रीज़न से ट्रेल पे रख दिया होगा, जो भी रीज़न, आई डोंट नो, लेट्स से 2.5 आपने परसेंट वहाँ पे कमा लिया, है ना। अब आप चुपचाप बैठ गए, या फिर लेट्स से 3% आपने कमा लिया, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, है ना। अब आप चुपचाप बैठ गए, अरे आज का तो बहुत हो गया, कल देखेंगे, है ना। लेकिन उस दिन मार्केट ने आपको सही प्रूफ करा, आपने आगे फर्दर, आप 10 बजे फुर्सत हो गए, 11 बजे फुर्सत हो गए, फिर 12 बजे 1 बजे आपने एनालाइज किया, आपने देखा मार्केट ने वही किया जो आप सोच रहे थे, क्योंकि उस दिन गुड डे था और आपने मार्केट, क्योंकि साइकोलॉजी क्या था, प्रॉफिट हो चुका है ना, तो कोई बर्डन नहीं था, तो अच्छे से एनालाइज किया, मार्केट को देखा समझा। उसके बाद जब आपने देखा कि अरे यार ये ट्रेड भी ले लेना था, मार्केट ने तो वही करा जो मैं सोचा था, पर क्या अपने को क्या, अपना तो दिन पूरा हो गया, राइट। रॉन्ग। यहाँ पर क्या होगा मैं बताता हूँ, ये प्रॉफिट पूरा हो गया, प्रॉफिट पूरा हो गया, तो अब आपने जिस दिन प्रॉफिट में थे उस दिन तो मार्केट को छेड़ा नहीं। अब आप कल आए, कल आने के बाद मार्केट ने दिया आपको एक झटका, 1% का लॉस हो गया, ले दे के अब आपने अरे अरे दिन की 3 ट्रेड अलाउ हैं, दिन की 2 ट्रेड अलाउ हैं, 10 ट्रेड अलाउ हैं, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, लगा अलग वहाँ पे ट्रेड सेटअप्स आपने डालना स्टार्ट करी। उसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी पहली ट्रेड गलत होगी, उसी को रिकवर करने जा रहे हो ना आप। तो जब लॉस को रिकवर करने जा रहे हो, तो जिस दिन प्रॉफिट हो रहा था उस दिन क्यों चुपचाप बैठ गए थे, राइट। तो सेम रहना है आपने, मतलब भेदभाव नहीं करना है। मतलब कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर ट्रेड करो, राइट, या फिर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कम ट्रेड करो। देखो, अगर आप फुल टाइम ट्रेड कर रहे हो, मतलब मार्केट को इजीली आप 9 से लेकर 3 बजे तक ट्रैक कर सकते हो, ये सब चीज़ें इंट्राडे की जो बात है ना, उन्हीं की पे लागू होती हैं जो फुल डे मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। जो में से कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है उन पर ये बातें लागू नहीं होती। तो अगर आप 9 से लेकर 3 बजे तक मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, और जिस दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, स्पेशली जिस दिन आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए, ट्रेलिंग प्रॉफिट हो जाए, तो उस ट्रेलिंग प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट आपको लाइक रिस्क पर रखकर, अगर आपको कन्विक्शन है, आपके पास टाइम आ गया है, मतलब 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास सेटअप बना है, तो ट्रेड सेटअप प्लान करो। नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे ये आज रिस्क लिया, उसमें से प्रॉफिट तो होना ही है, तो कल भी तो रिस्क लोगे, तो आज ही ले लो। मार्केट आपको सही भी तो साबित कर रहा है ना। अगर सही नहीं साबित करे तो अलग बात है, मतलब कि अपना पोटेंशियल टारगेट जो भी है, टारगेट आपका पूरा, उससे एक्स्ट्रा जो भी आपका अमाउंट मिला है वहाँ पर, उसको रिस्क पे लगाया जा रहा है, कोई वैसा तो है नहीं। तो वैसे सिनारियोज आपको ध्यान में रखना, मतलब कि लॉसेस के दिन ही क्यों रिवेंज ट्रेड करना है, प्रॉफिट वाले दिन भी कर सकते हैं ना। अब उसके बाद एक और भी चीज़ है, जब आपको ये जो अगला ट्रेड आप लोगे उसमें अगर प्रॉफिट हो जाए तो वेल एंड गुड, फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर दो। दिन की 3 या 4 ट्रेड तो कर सकते हैं ना, मिनिमम आई थिंक मेरे हिसाब से 3 ट्रेड्स इनफ होती हैं। अगर आपकी पहली ट्रेड लेट से 11 बजे तक ही ख़त्म हो गई है, आप कुछ नहीं करते, मार्केट को ट्रेड करते हो, कल भी आकर ही ट्रेड करोगे, कल पता चला मार्केट साइडवेज हो जाए, आज ही अगर मार्केट ट्रेंड में है और आपने एनालाइज किया है, तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अगला जो ट्रेड लिया वो किसी भी रीज़न से स्टॉप लॉस वहाँ पे चला जाता है और आपका वापस से 2% के गेन पर आप आ जाते हो, तो बस चुपचाप बैठो, प्रॉफिट लो, घर जाओ। तो इन कंडीशंस पे ध्यान रखोगे तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली, आई मीन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, पर मैंने मेजरली यही देखा है कि ट्रेडर्स जो हैं उनको बैलेंस करना नहीं आती चीज़ें, एक्सट्रीम है, मतलब या तो लॉस देंगे तो बहुत बड़ा दे देंगे, या तो कुछ नहीं देंगे, मतलब कि भाई स्टॉप लॉस छोटा सा रख रहे हैं, है ना। दूसरा, या तो ट्रेड कर रहे हैं तो या तो इतनी ट्रेड करते हैं कि ब्रोकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, NSE BSE सबको पैसा मिलता है उनकी जेब से, बस उनको नहीं मिलता, ओवर ट्रेडिंग होती है, स्काल्पिंग होती है, वो होता ही होता है, राइट। या फिर सिर्फ सिंगल ट्रेड लेके बैठे, मतलब कि 9:30 पे ट्रेड मिली, 10 बजे ट्रेड मिली, मान लो लॉस हो गया उसमें किसी रीज़न से -5% का, और उनका पोटेंशियल लॉस था 1% का, कि 1% लॉस, पर इसमें दिमाग ख़राब हो गया, छोड़ छाड़ के मार्केट छोड़ दिया, अगली थोड़ी देर बाद सेटअप देखा, पर क्योंकि यहाँ लॉस हो गया तो ये भी नहीं ले पाए। तो ये सब नहीं करना, आई थिंक इन पॉइंट्स पे ध्यान दो, इमीडिएटली आपको इफेक्ट मिलेंगे इसके। हाँ, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आई थिंक ये इतना आसान नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, बट आई मीन प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो सीखो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इन चीज़ों को ऐड करो, फ़र्क पता चलेगा। एनीवेज, आज के मार्केट ने क्या किया वो डिस्कस कर लो ज़रा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है। सो मार्केट में ये स्ट्रक्चर है, आई थिंक ये मोटिव है, ये पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, तो उसको ट्रायंगुलर आप बोल सकते हैं, ABCDE। अगर आप
वेव एनालिसिस का कोई कोर्स करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो ईजिली जानते हैं कि ये वेव किस तरह से कंप्लीट होता है। अगर ये ई वेव होता है तो इसमें 3 वेव होती हैं, यहाँ पर 3 वेव होती है। तो यहाँ पर सेल सेटअप्स हमने लाइक एंटिसिपेशन में लाया था कि ये वाला जो वेव है या ये वाला पोटेंशियल है यहाँ पर देखा था। अगर इसमें 1 2 3 4 5 होता तो पूरे सिनारियोस अगर अलग हो सकते थे। तो वही बात है कि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आपको इस हद तक हेल्प कर सकते हैं कि उनकी लुक्स के हिसाब से आप नेक्स्ट मूवमेंट वहाँ पर प्लान कर सकते हो। हमने यहाँ पर सिनारियोस के हिसाब से 1 2 3 4 ये 4 वेव या 4 साइकिल हैं यहाँ पर। मोस्ट प्रॉब्ली लाइव सेशन जब अपना स्टार्ट होता है प्रीमियम ग्रुप के लिए यहाँ पर था। इस ब्रेक के बाद यहाँ पर एक सेल सेटअप्स एक्सपेक्ट किया गया था, इसमें 3 वेव की कंडीशंस के बेसिस पे। मैं आपको स्नैपशॉट उसका दिखा दूँ। आई थिंक निफ्टी 16 अक्टूबर ये होगा या सो ये आज ही के स्नैपशॉट है। आई थिंक प्रीमियम ग्रुप का है स्नैपशॉट। 10:03 ये 3 वेव हैं यहाँ पे। इसकी आइडेंटिफिकेशन पैटर्न की जो है वो ट्रायंगुलर के बेसिस पे की गई हैं। अगर इसमें 3 वेव हैं तो अगर यहाँ पे 5 वेव बनती है, मतलब ये देखो ये सपोर्ट देख रहे हो आप, इसमें जो सेल सेटअप है वो गलती से भी यहाँ मत कर लेना। देखो मैं इनवैलिडेशन पॉइंट जो होता है ना वो बता रहा हूँ, या फिर आपकी एग्जीक्यूशन पॉइंट बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको वेव एनालिसिस हेल्प करता है। ये जो पीस है इसमें कोई भी सेल सेटअप्स इसके ब्रेक पर यहाँ पर ट्रिगर किए जाएंगे। यहाँ पर अगर ट्रिगर करे तो क्योंकि ये बॉटम के बाद नीचे जा रहा है, और जब ये बॉटम के बाद नीचे जा रहा है तो ये इसको टैग कर देगा, और जब ये टैग करेगा और आप सेल में हो तो दोबारा वो नीचे ज़रूर आएगा, लेकिन वो नीचे एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर आएगा। तो ये सब आपको वेव एनालिसिस में पता चलता है, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे 3 वेव हैं और अगर ये ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड आपको यहाँ पे सेल सेटअप्स मिल जाएगा, और इन लोस के लिए वो सेल सेटअप क्वालिफाई करता है। आई मीन ये पूरा, ये तो आपको स्नैपशॉट बता रहा हूँ, पर ये अगर वीडियो देखोगे, वीडियो अवेलेबल होता है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो उसमें ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जो कि आपको बता रहा हूँ। मतलब कि इनवैलिडेशन पॉइंट बता रहा हूँ। अगर यहाँ सेल कर रहे हो तो किस हिसाब से है, यहाँ पे सेल करोगे तो क्या कंडीशंस हैं या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। चलो, सो दैट्स द केस। आई थिंक ये सिनारियोज। बाकी लेवल्स की बात करें तो 25,099 ये रेजिस्टेंस या इनवैलिडेशन पॉइंट है इस लाइक रेजिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि मार्केट उसके नीचे है। लोअर साइड का जो सपोर्ट या एक की लेवल आज का निकला था जिससे दोबारा रीटेस्ट करके फिर से वो गिर गया, तो 25,055 के आसपास वो डिस्कस किया था आज के मॉर्निंग सेशन में। चलो, आपकी क्यूरीज में आंसर करता हूँ। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं यूट्यूब पर जो ऐसा लाइव देख रहा हूँ उन्हें बता दूँ कि अगर आप ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, इससे आप ज्वाइन करके यहाँ पर सीधा मुझसे लाइव यहाँ पर आ सकते हो, और आपकी जो भी क्यूरीज है वो हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। चलिए, आपके आंसर करते हैं। पहला क्यूरी, सर डायामेट्रिक पैटर्न क्या होता है? आई सॉ यूट्यूब सम वेव्स प्रैक्टिशनर टॉकिंग अबाउट इट, दिस पैटर्न। मुझे लगता है ये फैंसी नेम है किसी भी बेसिक पैटर्न को चेंज करने का, या फिर उसको लाइक कंडीशंस वहाँ पे कुछ अलग रखने की। मैंने पूरा जो वेव एनालिसिस है या एलियट वेव है, राइट, अगर आप फोकस करो ना तो इसमें क्या है कि आई थिंक फिर से रिपीट कर लो उसको। एक तो मोटिव होगा आपके पास, मोटिव के बाद यहाँ पे करेक्शन होगा। वेव फॉर्मेशन काम कैसे करता है? मोटिव होता है, करेक्शन होता है, नेक्स्ट मोटिव होता है, इसी पे काम करेगा, राइट, इसी पे पूरा साइकिल बनेगा। तो मोटिव में आपके पास 3 फेज होंगे बेसिक वाले। एक रेगुलर मोटिव मोस्ट प्रॉब्ली 1 2 3 4 5। इसके बाद डायगनल्स, लीडिंग डायगनल्स एंड एंडिंग डायगनल्स। करेक्शन में आपके जिगजैग, फ्लैट्स, ट्राइंगुलर, फिर इससे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो WXY। ये आपके बेसिक पैटर्न हो गए। अब इसी के ऊपर सब कुछ बनेगा, जो कुछ रहेगा ना। इसमें कुछ फैंसी नेम हो गया, जैसे कि आई थिंक इसी का अगर कुछ नाम चेंज कर दे, उसी का कुछ नाम चेंज कर दे, तो मुझे लगता है डायमेट्रिक भी कुछ ऐसा ही है। आई थिंक एक एग्जांपल अगर कुछ बता पाओगे कि इस चार्ट पे बना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसे बता सकता हूँ। बाकी एक फैंसी नेम है, आई थिंक इट्स जस्ट द फैंसी नेम। नेक्स्ट है आपका, मुझे एलियट वेव में समझ नहीं आता कि कौन सा वेव कौन सा होता है। कोई बेसिक इन्फो से इसे ईजी कर सकते हैं या ऑल टुगेदर कुछ और पे मेहनत करूँ? मतलब आप छोड़ने की बात कर रहे हैं क्या एलियट वेव? अगर आप आई थिंक बुक के हिसाब से रीड करोगे और उसी के हिसाब से पूरे मार्केट को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे कि क्योंकि बुक में लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसी ही लेबलिंग होनी चाहिए, तो फिर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो रहेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केट डायनामिक है, और मार्केट में जैसे मतलब एक एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे अभी देखो, अगर आप नोट करो ना
तो ये लेवल को किस तरह से उसने छूकर सीधा नीचे आ गया, राइट। तो इसका है ना ढिंढोरा नहीं पीटना है, या फिर इसकी ना जस्टिफिकेशन नहीं करनी है कि ये वेव का लेवल था या फिर ये उसका लेवल था, ये ऐसा है, देखो कितना प्रिसाइसली उसे टच किया नीचे गिरा, राइट। क्योंकि जब वो ये नहीं करेगा तो उसका आंसर आपके पास होता नहीं है। एंड मार्केट के पास सारी अथॉरिटी होती है आपके जो भी लेवल्स और जो भी पैटर्न्स और जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसे चेंज करने की। तो उस केस में क्या होगा कि क्योंकि आपको तो जस्टिफाई करना है अपनी बुक को या फिर जो भी आपकी थ्योरीज हैं कि यहाँ पे 5 ही वेव होनी चाहिए, यहाँ पर 3 ही वेव होनी चाहिए, यहाँ पे इस तरह से ही करेक्शन होना चाहिए, इसकी लेबलिंग ABC ही होनी चाहिए, WX नहीं होनी चाहिए, या 1 2 3 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये जो ओवर क्वालिफाइड रूल्स होते हैं, अगर इसे मतलब कि जस्टिफाई करोगे तो ज़रूर आपको दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बेसिक पैटर्न और करेक्शंस बताए, सिर्फ इतना भी समझ लोगे ना तो मोटा मोटा आपको मार्केट समझ में आने लगेगा कि ये मार्केट किस हिसाब से, आई मीन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस पॉइंट आई थिंक थोड़े बहुत ही स्पॉट होंगे जहाँ पर आपको थोड़े से एडवांस पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मुझे लगता है कि 80 या 70% ऑफ द टाइम अगर आप बेसिक पैटर्न भी फॉलो करोगे, मतलब मत करो उसमें 5 वेव या 3 वेव या 4 वेव या 8 वेव, क्योंकि वो होगा, डायनामिक होता है मार्केट। अब उसमें रैंडमली अगर आप कोई भी 5 या 8 वेव बना रहे हो तो वो एक अलग बात है, राइट। तो वो एक सिनारियोज होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आई थिंक यहाँ पर मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है, आई थिंक ये एक जो फेज़ है, आई थिंक इसको डेली पर अगर आप जाकर देखोगे ना तो यहाँ पर सिंगल एक सिंपल वेव मिलेगा, वहाँ पे कोई 5 या 3 नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करोगे कि वहाँ पर उसको चेंज करोगे टाइम फ्रेम को, तो ये एक सिंगल वेव होती। तो बुक को जस्टिफाई करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको आएगी। आई थिंक अगर बुक पढ़कर अगर आप वेव एनालिसिस करना चाह रहे हो तो इट्स गुड फॉर सेलिंग द कोर्सेज, नॉट फॉर एक्चुअल ट्रेडिंग। आई थिंक दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, आपके ओल्ड वीडियोस में आप MACD एंड RSI यूज़ करते थे, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आप MACD RSI किस तरह से यूज़ करते थे? आई थिंक वो यूज़ मैं आज भी करता हूँ, पर आज मेरी आंखें इतनी ट्रेन हो गई कि उनकी ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। तो इस वजह से आप आई थिंक क्लीन, जैसे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले जिनका क्योरी था, मेरे चार्ट्स क्लीन रखने की मुझे आदत है, क्योंकि मुझे है ना मार्केट से सीधा बात करना है, मतलब सीधा समझना है। मैं यहाँ पे कुछ भी क्लटर रख के, मतलब कि अगर मेरा अपना बायस हो जाएगा कि यार ये वो है वो है, तो मार्केट क्या कर रहा है और मैं क्या समझ रहा हूँ उसमें ना थोड़ा सा रुकावट सी, या मुझे लगता है कि बीच में कुछ आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ें क्लीन रखता हूँ। जैसे भले ही ये पूरा का पूरा लाइक चार्ट आपको क्लीन दिख रहा है, पर मोटा मोटा मुझे नॉलेज है कि ये एक वेव है, उसका ये करेक्शन है, फिर अगला जो साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस साइकिल में ये जो करेक्शन है वो इस तरह से चल रहा है, राइट। तो ये मुझे वैसे ही पता है। मैं यहाँ पे लाइक इसकी लाइक ऐसा लेबलिंग रख के यहाँ पर ऐसे ऐसे इनकी इंटरनल लेवल, फिर इसके ABCD ये सब रख के ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहता, वो दिमाग में है मेरे। तो वैसे ही जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर, वो मेरे यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाते थे शुरुआत में। जो ट्रेडर, अगर आप ध्यान हो तो आपको डाइवर्जन इतना समझ में आता नहीं है, और उसके लिए क्या कई बार इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। आज क्या मेरी आंखें वैसे ही देख कर समझ जाती हैं कि कहाँ पर डाइवर्जन होगा, कहाँ पर डाइवर्जन नहीं होगा। तो वो एक केस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आई थिंक अगर यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा पाया, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये जो वेव है और इस वेव में ना डाइवर्जन होंगे यहाँ पर। आई थिंक लेट्स गो टू द 1 मिनट स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल वेव है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की। मुझे लगता है कि 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे केस है कि यहाँ पे डाइवर्जन होने चाहिए, और उसकी बेसिस पे ये वेव आता है। कल का स्नैपशॉट मालूम है आपको? आई थिंक कल का स्नैपशॉट दिखाता हूँ, रुको। ये 17 नहीं, कल तो 15 होगी ना। सो ये देखो यहाँ पे, सो ये जो पीस है, मार्केट तो यहाँ पे है, तो मेरी जो आइज़ हैं वो पहले ही प्री डिफाइन होती है कि यहाँ पर पीस आएगा, पीस आया तो यहाँ पे डाइवर्जन। ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो गया, तो प्रिसाइसली स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन फॉर दिस मूवमेंट हो जाती है। तो अगर इसका डाइवर्जन, रुको मैं बता दूँ, नहीं तो कहोगे कैसा वैसा। चलो MACD मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये वाला पीस, अरे ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा। सो ये वाला पीस कौन सा है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट। ये वाला पीस कौन सा है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट। अब तुम देखो मार्केट जो है यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। तो वो इंडिकेटर आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, राइट। तो वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, वो मुझे वैसे ही दिख रहा है।
इंडिकेटर लगाने से पहले तो मैंने बता दिया था आपको, ऐसा तो नहीं कि इंडिकेटर लगा के मैंने बताया। तो आई थिंक मेरी आइज़ इतनी ट्रेन हो चुकी हैं, आई कैन सी देम थ्रू द चार्ट्स ओनली। तो डाइवर्जेंस के लिए मैं यूज़ करता था रिवर्सल पॉइंट के, मतलब अभी भी करता हूँ, बट अब डाइवर्जेंस मेरी आंखें ट्रैक कर लेती हैं। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स पैटर्न मार्केट में क्या होता है। जो मैंने आपको बेसिक पैटर्न बताया ना, जिगजैग, ट्रायंगुलर, फ्लैट्स, और उसके बाद क्या बताया, WXY, राइट। तो जो वो WXY पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें मतलब कि ये जो W है और ये जो Y है और मे बी ये शायद Z X, ये खुद अपने आप में जो वेव मैंने बताई, मतलब ये W जो है वो खुद जिगजैग हो सकता है, एक्सक्यूज मी, वो जिगजैग हो सकता है, ये Y ट्रायंगुलर हो सकता है, इसके बाद एक और होता है XZ। तो ये जो Z है वो भी कुछ भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या फिर लेट्स से तीनों ही ट्रायंगुलर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब लेकिन वो होते बेसिक पैटर्न से ही मिलके बनते हैं। सो दिस इज आई थिंक द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका मिनिमम इंट्राडे में कितना कैपिटल होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना कम उतना अच्छा, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार आप सीख गए तो फिर जितना ज़्यादा उतना कम राइट, जितना ज़्यादा कैपिटल उतना अच्छा, क्योंकि फिर आपकी मुझे लगता है, देखो एक एग्जांपल समझो, क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये कैपिटल है और 50,000 रुपये ही आपके, ट्रेडिंग आप करते क्यों हो, दो काम के लिए करोगे, या तो मंथली एक्सपेंसेस आपको निकालने हैं, ईयरली एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, या फिर अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग जब आपकी इन्वेस्टिंग पे लगेगी तो उसके लिए कैपिटल भी तो होनी चाहिए ढंग की। अब आपकी कैपिटल ही 50,000 है और मंथली एक्सपेंसेस भी इतने हैं, तब आप क्या बोल रहे हो कि हर महीना आप 100% लेके आओगे, हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी आपके दिमाग का मतलब कचूमर बन जाएगा, तो वो दिक्कत वाली बात है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना लोड आप पे कम होगा कि इस महीने के एक्सपेंसेस लाने हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नंबर 5% से लेके 25% के बीच का कोई भी नंबर ले लो, अब आप वो डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन, पर इस बीच का कोई परसेंट होना चाहिए जो आपको मंथली ग्रो करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 5% तो बहुत कम है, कुछ लोग बोलेंगे 25% बहुत ज़्यादा है। अरे भाई अपने हिसाब से चूज़ कर लो, इसके बीच में जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट। क्यों उसको कम बोल रहा नहीं है भाई, 5% कम, सपोज करो कैपिटल ही 2 करोड़ का है, राइट, और मंथली एक्सपेंस ही 2 लाख का है, तो आराम से हो जाएगा, राइट। तो वैसे 10% हो गया हो, तो सॉरी आई थिंक दैट्स 1%। तो आई थिंक सिनारियोज उस हिसाब से होते हैं, तो ये डिपेंड करता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, हर आदमी के पास अलग अलग होता है, बट अपना मंथली गेन जितना कम रखोगे उतना आपका साइकोलॉजी कम बर्डन होगा, ठीक है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। और बहुत सारे सवाल आ गए हैं, इन सबको आंसर भी करने हैं। दे सेड इट 7 करेक्टिव वेव, 7 करेक्टिव वेव होते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं आप, ट्रायंगुलर का ही कोई फॉर्मेशन है। ट्रायंगुलर में कई बार क्या होता है कि नो करेक्टिव वेव भी हो जाती है, लेकिन उसको इजीली आप 5 वेव में ब्रेक डाउन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि उसको एक लार्जर स्केल पे आपको 7 या नो करेक्शन, जैसे एक मोटिव होता है ना 1 2 3 4 5, तो एलियट ने यहाँ पर भी गेम कर रहा है, क्या गेम कर रहा है, एक जगह तो बोलता 5, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कुछ हो गया तो बोला इसमें एक्सटेंशंस हो गई, तो वैसे ही फिर यहाँ तो नोट 10 वेव हो गई। तो वैसे ही ट्रायंगुलर्स में आई थिंक 5 वेव मिनिमम होती हैं, और हम लोग 5 ही रखते हैं। अब इसमें 7 8 9 होती है, लेकिन होता क्या है कि उसमें इंटरनल कोई पैटर्न बन रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ऐसा कुछ बन जाता है, राइट। लेकिन इसमें आप 5 या 7 करेक्शन की बजाय इसको 5 करेक्शन में ही देखो, और बीच में क्या होता है कि जिस भी पीस ने, जैसे कि ये ए पीस है, राइट, अगर मान लो ये वाला जो पीस है वो इसके नीचे आ गया हो, इसकी टैगिंग इसने कर दी हो, तो ये वाला जो फेज है ना इसको पूरा बी कर दो, रादर देन बी सी डी ई, इसको पूरा बी करो, सी डी ई करो। मतलब कि ट्रायंगुलर से इस तरह के पैटर्न में किसी भी पैटर्न में 5 से ज़्यादा वेव नहीं ढूंढना है सेम डिग्री पर, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो गए, कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें। आई थिंक इतना सिंपल नहीं है, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी ये सब कॉम्प्लिकेशन लगाओगे तो ट्रेड कब करोगे, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट है WXY एक्सेट पैटर्न क्या होता है। सवाल अच्छा है, आई थिंक उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कभी शुरुआत में डिस्कस करेंगे उसको, इतना जल्दी उसको एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सर क्या एक्स वेव की भी कुछ फीचर्स होती हैं फॉर आइडेंटिफाई देम। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, चलो इसको भी कॉपी करते हैं, शुरुआत में कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रेगुलर फ्लैट में सी वेव का लो या हाई टैग करती है या नहीं। डिपेंड करता है फ्लैट कौन सा है।
अगर आपके रेगुलर फ्लैट है और उसमें कई बार इसके वेरिएशन होते हैं रेगुलर फ्लैट में, तो इसमें जैसे मोटिव हुआ, फिर आपका ये ए वेव हुआ, फिर बी वेव हुआ, तो ये जो बी वेव है इसके ऊपर नहीं जाती, लेकिन इसके जो ए वेव का है वो मिनिमम 618 के ऊपर और ये 999 के नीचे यहाँ तक आती है। फिर ये जो सी वेव है ये इसके जोन में आती है। सो मिनिमम इसको जोन में आना होता है, बाकी इसको टैग करे या टैग करने के बाद थोड़ा और नीचे चले जाए, वो डिपेंड करता है जोन कितना बड़ा है और कितने सिनारियोज। आई थिंक इस जोन अगर आपको बनाना सीखना है तो अपना जो वीडियो कोर्स है उसको देखो, वो कंप्लीट आपको वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, जोन्स के बारे में नॉलेज मिलेगा, वेव सीक्रेशन के बारे में नॉलेज मिलेगा, मतलब कि वेव्स को सेपरेट कैसे करना है, कौन सी वेव कहाँ तक जाता है, कहाँ पे ख़त्म हो सकती है। तो वो एक सिंपल, आई थिंक वो एक थ्योरी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इस तरह से देखोगे अगर रेगुलर फ्लैट में तो ये जोन पे काम करता है, ना कि ये कि टैग करे ना करे, क्योंकि रेगुलर फ्लैट में कर भी सकता है नहीं भी करे, लेकिन जोन में आना मैंडेटरी है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बाय द वे मैं यूट्यूब पर बताना भूल गया कि अगर आपको ये लाइव सेशन पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर आप इन्हें पसंद करें, शेयर करें अपने फेलो ट्रेडर से। हम लोग 10,000 के सब्सक्राइबर पूरे होने पर एक लाइव मीटअप प्लान कर रहे हैं। सो हेल्प मी रीच दैट टारगेट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।